किसी का फाइनेंस एक अलग होता है, हर किसी का फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज लाइफ अलग होता है, चैलेंजेस अलग होते हैं। तो हम इस छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करें, क्या हम अपने घर के रिस्पांसिबिलिटीज देखें, क्या हम अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए सोचें, क्या हम जॉब स्विच करें, कि हम करें तो करें क्या, कहीं हम मिस आउट ना हो जाए, कहीं मेरी उम्र ना बढ़ जाए। तो ये सारी चीज सोचते सोचते एक इंसान पागल हो जाता है और ही स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग। आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, ये भी नहीं पता रहता है कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशीष हियर। होप यू ऑल आर डूइंग गुड विद ग्रेट हेल्थ। यार नॉर्मली मैं तो लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करता हूँ अपने वीडियोस। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। कुछ वीडियोस मैंने शेयर किए हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में। आज का टॉपिक कुछ खास है मेरे लिए और आई होप कि ये आपके लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट होगा। हर एक इंसान आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टोज, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन एसआईपीज, इन्वेस्टमेंट इन एफडीज, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। आज मैं आपसे कुछ अलग बात करना चाहता हूँ। ये सोच रहे हैं कि यार पैसा है नहीं और इन्वेस्टमेंट के लिए ये लोग बात कर रहे हैं और मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, पर मेरे हाथ में कुछ पैसा है नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ द वीडियो और मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है या सेविंग करना ज़रूरी है। सो गो लेट्स क्विकली गेट बैक टू आवर टॉपिक। सेविंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। सो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे सेविंग कैसा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है बिफोर यू गो अहेड फॉर एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है और काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे वन बाय वन, जिससे कि आपको काफ़ी सहूलियत होगी, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा ये समझने के लिए कि सेविंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, पैसे हाथ में है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए। लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, एवरीवन वांट्स टू बी रिच फास्टर, डबल द मनी, है ना। आज इन्वेस्ट करेंगे कल डबल हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे डबल हो जाएगा, महीने में डबल हो जाएगा, एक साल में डबल हो जाएगा। पर क्या ये एक्चुअली सच है? इसको इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर एसआईपी करना चाहिए, यहाँ पर म्यूचुअल फंड करना चाहिए, एक्स वाई जेड, इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद हम कभी कभी सोचते हैं कि यार क्या ये सही में पॉसिबल है, क्या ये सही में फीजिबल है, क्या हम भी कर सकते हैं? जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे हैं वो एसआईपी कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में और ग्रोथ पा रहे हैं। पर हम जो महीने की तनख्वाह से चलते हैं, सैलरी से चलते हैं और अपने घर को देखते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, एंड ऑफ द मंथ कुछ कम पैसे बच जाते हैं हाथ में, तो हम कैसे इन्वेस्ट करें, हम कैसे गेट रिच करें, हम रिच कैसे हों? इनकी तरह तो हमारे पास लाखों लाखों रुपया नहीं है, या 20,000 50,000 रुपए महीने के महीने एसआईपी करे या महीने के महीने स्टॉक्स में डाले। ये तो हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें घर का देखभाल करना पड़ता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का देखभाल करना पड़ता है, अपने फाइनेंसेस का देखभाल करना पड़ता है, रेंट्स, बिल्स, इन सब चीज़ का देखभाल करना पड़ता है। फिर भी पीयर प्रेशर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, तो इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों से हम इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं कि हम ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, भले ही हमारे पास पैसे हो ना हो। इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमारी सैलरी 50,000 60,000 है और उस पर अगर हम 5,000 10,000 इन्वेस्ट करते हैं महीने का, तो हम ये सोचते हैं कि यार ठीक है, 6 महीने तक हम इन्वेस्ट करते हैं, 7 महीने तक इन्वेस्ट करते हैं। पर आपको ये नज़र में रखना पड़ेगा कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के बारे में है। क्या ये ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट है, क्या ये फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट है, क्या ये आपके रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट है? हम सिर्फ बिना कोई टारगेट रखे, बिना कोई गोल रखे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सबने बताया हुआ है कि इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए। पर क्या ये सही में सच है? आप खुद में एनालाइज कीजिए। 50-60 हज़ार रुपये कमाते हो, 5-10 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने, उसके बाद आपके पास कोई गारंटी वारंटी नहीं है, क्योंकि ये सैलरी से पैसे आ रहे हैं आपके पास, कि आप लॉन्ग टर्म 15 साल 20 साल तक 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट करते ही रहोगे। आप खुद में सोचो, आपको मुझे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है या किसी और को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी का फाइनेंस एक अलग होता है, हर किसी का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ अलग होता है, चैलेंजेस अलग होते हैं। तो हम इस छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करें, क्या हम अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें, क्या हम अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए सोचें, क्या हम जॉब स्विच करें, कि हम करें तो करें क्या, कहीं हम मिस आउट ना हो जाए, कहीं मेरी उम्र ना बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ सोचते सोचते एक इंसान पागल हो जाता है और ही स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग। आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, ये भी नहीं पता रहता है कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और इन्वेस्टमेंट करते हो, लेट्स से एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो क्या आप खुद को गारंटी दे पाते हो कि 15 साल 20 साल तक हम ये 10,000 या 5,000 रुपये महीने का महीना दे पाएंगे? क्यों? क्योंकि ये टाइड अप है हमारी सैलरी से। हमारी सैलरी आ रही है 50,000, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5-10 हज़ार, और उसके बाद जितना बचा हुआ है उसमें तो घर का रेंट चला जाएगा 8-9 हज़ार 10,000, बिलिंग्स चले जाएंगे, खर्चे फूड के चले जाएंगे, उसके बाद घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चले जाएंगे, बच्चों का पढ़ाई पे चले जाएंगे। तो क्या ये मैं लॉन्ग टर्म में कर सकता हूँ सही में 5 से 10 हज़ार? अगर मैं 21-22 साल का हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आई कैन जस्ट थिंक अबाउट इट। कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो पेरेंट्स हैं कवर अप करने के लिए, है ना।
पर अगर आप रियली फैमिली पर्सन हो, अकाउंटेबल हो अपने फैमिली की तरफ, उनके स्टडी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की स्कूल फीस इतने कॉस्टली, इतने महंगे हो गए, तो हम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ से करें यार। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट का फोमो है, ये एक अलग ही बबल है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या हर एक इंसान को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और क्या हम दूसरों को देख देख के कहीं पर भी इन्वेस्ट कर लें। यार इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज़ है, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो इसका मतलब आप मार्केट पे पैसा लगाते हो। आपको, आपके पास है 10,000, वही आपका मेहनत का कमाई है। और जब आप मार्केट पे लगाते हो, अगर मार्केट क्रैश हो गया या मार्केट गिर जाती है या थोड़ा भी वॉलेटिलिटी होता है, जो कि होगा, उसमें आप डर जाते हो कि यार मेरे पैसे डूबने वाले हैं। आपने 5-5 हज़ार करके एक साल तक डाला, 60,000 डाल दिया, अब जाके आपका पोर्टफोलियो में मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से आपका पैसा अभी 55,000 हो गया या 52,000 हो गया, 6 से 7 हज़ार कम हो गया। आपको ऑब्वियसली डर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मेहनत का पैसा है। या आपने 5-5 हज़ार जोड़ के हर महीने एक साल तक इन्वेस्ट किया है, और एक साल 13th मंथ में आपको पता चलता है कि आपके पैसे कम हो गए। और उस टाइम में अगर आपने पैसे निकाले, ना आपका इन्वेस्टमेंट किसी काम का रहा, ना आपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट दिया था वो भी आपका लॉस पे चला गया, और आप डर के मारे वो पैसा निकाल दिए। तो क्या ये सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का? आज समझते हैं इस वीडियो में। मैं थोड़ा टाइम लूँगा क्लियरली इस चीज़ को समझाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो में थोड़ा समझ आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लाइफ में कि सिर्फ दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसी के पीछे भागना। अगर करना ही होता तो आप अपने से कर लिए रहते ना। दूसरे लोगों का देख के करने की क्या ज़रूरत है? इन्फॉर्मेशन गेन किया नहीं, किस स्टॉक में पैसा डालना है पता नहीं, किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है पता नहीं, कौन से टाइम में पैसा डालना है पता नहीं। ये पता नहीं इसीलिए है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना सब रिसर्च करने के लिए। हमने 4 वीडियोस देखे, 2-3 आर्टिकल्स पढ़ लिए। कुछ तो करना है तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। इफ दे से स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ, वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ विदाउट नोइंग कि हम इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। तो आज इस वीडियो में टॉपिक वाइज, पॉइंट बाय पॉइंट हम समझते हैं कि क्या करना चाहिए। और ये कोई मैंडेटरी रूल नहीं है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक का लाइफ एक्सपीरियंस अलग होता है, हर एक का फाइनेंसेस अलग होता है, हर एक का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होता है। तो इसीलिए उस हिसाब से हम समझेंगे। आपको जैसा बेहतर लगे। ये वीडियो आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि टेक योर टाइम, टेक अ ब्रीथ, टेक योर टाइम एंड देन डू द नीडफुल। सही चीज़ सही समय पे करेंगे तो उसका एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। अगर हड़बड़ी में करेंगे और जल्दबाजी में करेंगे तो ये कहीं बैकफायर ना हो जाए। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी विच इज सेव्ड फॉर योर सिक्योरिटी, मतलब एक इतना पैसा अपने हाथ में रहे कि वो मुझे सिक्योर कर सके कोई फ्यूचर नीड्स के लिए, कोई इमरजेंसी नीड्स के लिए। ये सारी सेविंग हम कैसे करते हैं? या तो हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं स्मॉल टर्म के लिए, 1 साल 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, या तो हम रिकरिंग डिपॉजिट्स में रख देते हैं कि हर महीने मैं देता रहूँगा और ये एज अ सेविंग मेरा काम आएगा, या तो हम सेविंग अकाउंट में ही रख देते हैं जहाँ मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिर भी मैं खुश हूँ कि ये मेरे सेविंग अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। या हम किसी इमरजेंसी के लिए रखते हैं कि हाँ कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा, किसी हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा देना होगा, बिल देना होगा, तब क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें सेविंग हो जाती है। सारे चैनल्स में जब हम पैसे डालते हैं तो इसे कहते हैं हमारी सेविंग, क्योंकि सेविंग जब हम करते हैं उसमें हाई रिटर्न्स नहीं देखते हैं, उसमें हम हाईएस्ट सिक्योरिटी देखते हैं कि हाँ जब मुझे एक्सट्रीम इमरजेंसी हो तो मुझे ये पैसे मैं इमीडिएटली निकाल सकूँ, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, इमीडिएटली निकाल सकूँ बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस के, और मैं अपने इमरजेंसी नीड्स को मीट कर सकूँ। या वो हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल हो गया, या वो एजुकेशनल फीस देने में हो गया, या वो घर के एक्सपेंस कवर करने के लिए हो गए। ये आपके इमरजेंसी फंड्स में रहना, ये आपके इमरजेंसी फंड्स में रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये इमरजेंसी फंड कितने महीने का होना चाहिए? कोई बोलते हैं 6 महीने का होना चाहिए, कोई बोलते हैं 8 महीने का होना चाहिए, कोई बोलते हैं 12 महीने का होना चाहिए। पर इमरजेंसी फंड होगा किस लिए? इमरजेंसी फंड वो होगा जो आपके अगले 6 महीने तक जितना भी आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है, घर का बिल हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, खाने के खर्चे हो गए, स्कूल का फीस देना हो गया, प्लस थोड़ा बहुत मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, ये सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस थोड़ा सा बफर, अगर 20% 30% एक्स्ट्रा आप लेके रख सको, वो आपको बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी सिक्योरिटी के डाल देना है सीधा फिक्स डिपॉजिट में या सेविंग अकाउंट में, जैसा आपको सही लगे। क्योंकि उसमें आप इंटरेस्ट नहीं देख रहे हो, उसमें आप सिक्योरिटी देख रहे हो। जब भी ज़रूरत पड़े मैं इमीडिएटली डेबिट कार्ड अपने एटीएम में डालूं और मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, वो सिक्योरिटी हो गया।
ये 6 महीने 8 महीने का फंडा क्या है यार, अगर गलती से नौकरी चली गई हमारी, एक नौकरी को मिलने के लिए 2 से 3 महीने लगते हैं। अगर आप पूरा डेस्परेट रहोगे तो आपको 2 से 3 महीने में वही नौकरी मिलेगी या उससे कम सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी। पर अगर आप अपने आप को टाइम दे सकते हो तो एटलीस्ट वेट फॉर 4-5 मंथ्स। ये जनरली 6 महीने का एक टाइम लिया जाता है जहाँ पर आपको थोड़ा सुकून से और आराम से नौकरी खोजने का टाइम मिले, अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम मिले। अगर आप कहीं पर शहर शिफ्ट कर रहे हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, उसका टाइम मिले। तो इसीलिए ये 6 महीने का सिक्योरिटी पकड़ा जाता है। 6 महीने तक अगर आपका महीने का खर्चा आप सोच लो 30 से 40 हज़ार है, अगर आपके महीने का खर्चा 40 हज़ार है तो एटलीस्ट 2,40,000 या राउंड फिगर 3 लाख फॉर द बेस्ट सेफ्टी आपको अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी एनी नेगोशिएशन। 2,40,000 आपको 6 महीने के लिए रखना पड़ेगा। उससे ज़्यादा रखा तो और भी बढ़िया बात है, और भी अच्छी बात है, पर 6 महीना में जनरली हो जाता है कुछ ना कुछ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रख सकते हो। क्या ये आपको 2,40,000 एक साथ अभी के अभी जमा करना है? ज़रूरी नहीं है। आप छोटा छोटा अमाउंट हर महीने जमा करते रहो। जब भी आपका नौकरी चल रहा है आप छोटा छोटा अमाउंट जमा करते रहो आपके सेविंग अकाउंट में, ताकि ये 1 साल में आपको थोड़ा बड़ा अमाउंट लगे, या 2 साल में भी आप सेविंग अकाउंट बना सको, इमरजेंसी अकाउंट बना सको। उसके बाद आप दुनिया भर का कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। वाई? बिकॉज आपको पता है कि आपके सेविंग अकाउंट में 2,40,000 या 3 लाख रुपए हैं, जो आपके आपके और आपकी फैमिली का 40,000 महीने के खर्चे के हिसाब से टेक केयर कर सकता है। तो आप मेंटली स्ट्रेस नहीं रहोगे, फ्री हो जाओगे अपने काम पर फोकस करने के लिए। भले ही वो सिटी शिफ्ट करना हो, भले ही वो नौकरी शिफ्ट करना हो, भले ही अपने आप को अपग्रेड करना हो, या जो भी आपको करना है, तो वो आपको एक सिक्योरिटी देती है, एक कुशन देती है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बैंक आपको उतना इंटरेस्ट देती ही नहीं है, तो और वो आपका एक्सपेक्टेशन होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज वाई इज एन इमरजेंसी अकाउंट। ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर, ठीक है। अब ये इमरजेंसी फंड एक तो हो गया। अभी दूसरा क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है इस 6 महीने के गैप में? कुछ शॉर्ट टर्म नीड्स। अगर शॉर्ट टर्म नीड्स होगा, आपको अगर गाड़ी खरीदना होगा, कार खरीदना होगा, बाइक खरीदना होगा, या किसी वेकेशन में जाना होगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स है, जो मैंडेटरी नहीं है, एकदम ही ज़रूरत बोल के नहीं है, या ये नहीं हुआ तो ज़िंदगी नहीं रहेगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब इमरजेंसी आता है ना, तो ये शॉर्ट टर्म नीड्स साइड हो जाते हैं, ये आपके लग्जरी पे चले जाएंगे। क्योंकि नौकरी अगर नहीं है तो आप ऑब्वियसली कार नहीं खरीदोगे या बाइक नहीं खरीदोगे। अगर नौकरी गलती से चली गई तो आप एक लॉन्ग वेकेशन ट्रिप प्लान नहीं करने वाले हो। तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट का पैसा है जो साइड में आपको रखना है। आप 20,000 करके या 10,000 करके भी महीने का रखा तो 60,000 आपका 6 महीने का एक एक्स्ट्रा शॉर्ट टर्म नीड के लिए हो गया। तो ये आपको एक मेंटली सुकून देगा कि हाँ ठीक है, मुझे अगर कहीं जाना है या मुझे कुछ खरीदारी करनी है, गाड़ी बाइक या जो भी, उसका ईएमआई देना है, वो सारी चीज़ मैं कवर अप कर सकता हूँ। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एलिफेंट इन द रूम, क्रेडिट कार्ड्स। आपके जो लोन है, आपके जो लोन चल रहे हैं, ईएमआई चल रहे हैं और क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, उनका मंथली ईएमआई कितना होता है, फुल आउटस्टैंडिंग का स्टेटमेंट हर एक महीने आपके ईमेल पे आता है। वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपका मंथली ईएमआई कितना होता है। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास एक ईएमआई होनी चाहिए। अगर मल्टीपल परचेसेस किए हैं तो उस हिसाब से मल्टीपल ईएमआई होंगी शायद। वो कैलकुलेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 2-3 क्रेडिट कार्ड है तो सबके ईएमआई कैलकुलेट करके रखना ज़रूरी है। सबके ईएमआई कैलकुलेट करने के बाद कितने महीनों तक वो ईएमआई चलेगा वो भी आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास 2-3 कार्ड है और आपका टोटल ईएमआई खर्चा पड़ जा रहा है 10,000, तो आपको वो 10,000 साइड करके रखना पड़ेगा। क्योंकि जब 36 और 42% का इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड वाले मारेंगे, लाइफ विल बी मिजरेबल। आप समझ नहीं पाओगे कि क्या करना है, यहाँ पैसा दूँ कि वहाँ पैसा दूँ। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट, पैसे बचा के रखो सो दैट यू कैन पे योर डेट। जो भी उधार लिया है, उधार का चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलता है। इसीलिए अगर गलती से उधार ले लिया है थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, तो उसके ईएमआई का जो टोटल आउटस्टैंडिंग मंथली वाइज आता है एज पर स्टेटमेंट देखो और 10 रुपया एक्स्ट्रा डाल दो। 0 डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमारे अकाउंट स्टेटमेंट में 4,998.75 पैसे आते हैं। अगर आपने वो 0.75 पैसे नहीं दिए तो आपका चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। सो प्लीज़ मिनिमम पेमेंट पे मत जाए, पॉइंट नंबर 1।
और फुल पेमेंट ईएमआई का मंथली स्टेटमेंट के हिसाब से जो आता है उससे 10 रुपया एक्स्ट्रा डाल दे, ताकि कहीं पर डिडक्शंस हो या कुछ हो तो वो एडजस्ट हो जाए। ये चीज़ आपको अपने सेविंग में पहले पैसा रखना पड़ेगा। ये आपको टोटल कवर अप कर देगा आपका इमरजेंसी फंड, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स या नीड्स, और आपके क्रेडिट कार्ड या ईएमआईज, लोन के ईएमआईज हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ईएमआईज होते हैं। ये सारी चीज़ कैलकुलेट करके आपको उस हिसाब से अपने 6 महीने का बफर रेडी करना है, 6 महीने का पैसा रेडी करना है, प्लस एक्स्ट्रा 20% अगर रखा तो ये काम आपको ईजी हो जाएगा। अब आप ये सोचते रहेंगे, यार आशीष इतना सारा अगर मुझे इमरजेंसी बैकअप में ही कैलकुलेट करके रखना था तो मैं सेव क्या करूं, मैं इन्वेस्ट क्या करूं और मैं जाऊंगा, क्योंकि सैलरी तो मेरी लिमिटेड है। तो यस, सैलरी एक अमाउंट आता है, इमरजेंसी फंड तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर सब कुछ नहीं करना है तो पहली बात इमरजेंसी फंड आपको सबसे पहले रखना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़, क्रेडिट कार्ड तो आपको लेना नहीं चाहिए था अगर आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड की ईएमआईज के भी पेमेंट करने हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म नीड्स तो आपको हटा ही देना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम में आप गाड़ी वाड़ी खरीद नहीं सकते हो, वेकेशन पे जा नहीं सकते हो, क्योंकि नौकरी है नहीं, इन केस अगर नौकरी नहीं रही तो। एंड द थर्ड थिंग, क्रेडिट कार्ड में आपको इतना ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका पेमेंट तो 100% करना ही पड़ेगा, उसमें दो राह कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। तो अगर आपको इस प्रेशर से कोई सीख मिल रहा है तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड अपना पेमेंट करके उसको बंद करो, और कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, उसे यूज़ मत करो, या यूज़ भी करते हो तो उसको थोड़ा इंटेलिजेंटली यूज़ करो, ताकि आपके पास उधार न चढ़े, डेट न चढ़े। आपको 36% का इंटरेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अपने पास जितना रिसोर्स है उस रिसोर्स से काम करने की कोशिश करें, रादर देन देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है तो दोस्तों से उधार ले लिया, दोस्तों का पेमेंट करना है तो घर वालों से उधार ले लिया। ये उधार वाली ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, ये बहुत मुसीबत में डाल देगी आपको। इसलिए प्लीज़ डू नॉट गो फॉर दैट। अगर मुश्किल में है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना है और ज़्यादा डेट आ गया है तो इसको क्लियर करना ही पड़ेगा आपको। दिस इज नो अदर ऑप्शन। इसको जैसे भी करके क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करो एंड देन लर्न द लेसन आउट ऑफ इट एंड देन डोंट। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना तो ये भी सुन लो, इन्वेस्टमेंट विदाउट इज अ हॉरिबल मिस्टेक। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप आज ही पैसे डालना चाहते हो, अगर आपके पास पैसे सेविंग में नहीं है, इमरजेंसी फंड्स में नहीं है, फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, व्हाई? बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आपसे भी कनेक्ट होता है, मुझसे भी कनेक्ट होता है। एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, आप यंग हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इन्वेस्ट करने से सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज इट हैज़ टू बी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म एज पर योर गोल्स। आपने बहुत मेहनत से 50,000 रुपये एक साल में जोड़ जाड़ के हर महीने SIP किया, इन्वेस्टमेंट किया, आपका पोर्टफोलियो 50,000 हो गया, ठीक है। पर आपके पास सेविंग नहीं है, आप एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत जी तोड़ मेहनत से इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसके बाद आपने बाइक भी लिया हुआ है, उसका भी EMI चल रहा है, सेविंग है नहीं, खर्चे चल रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बैक साइड पता है कि हाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपका पोर्टफोलियो 50,000 हो गया, बहुत मेहनत करके एक साल से। अचानक आपका बाइक का ब्रेकडाउन हो जाता है या कार का ब्रेकडाउन हो जाता है और उसमें पैसों की ज़रूरत है। आपके पास सेविंग तो है नहीं, रही नहीं, 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा अगर खर्चे पे लग गए तो आप कहाँ से पैसे लोगे? अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट तोड़ के अपने बाइक रिपेयर में पैसे लगा दिए या कार रिपेयर में पैसे लगा दिए, वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो गया। 50,000 में से 50,000 जो वैल्यू बचा हुआ था एक साल की मेहनत से, अब 15,000 कम है उसमें। ना आपने उसमें इंटरेस्ट कमाया, प्लस उसमें से जो आपने पहले पैसे निकाल लिए एक साल से, एग्जिट लोड एक्स्ट्रा देना पड़ा, एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो गया है। आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? 50,000 में से 15,000 निकाल लिया, एग्जिट लोड दे दिया, इंटरेस्ट भी नहीं कमाया, उस पैसे को ग्रो भी नहीं करने दिया, और यहाँ बाइक रिपेयर कर रहे हो। आपका ऑब्जेक्टिव ही डिमिनिश हो गया है, कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ कि दूसरों को हम फूल नहीं बना रहे, ये खुद को फूल बना रहे। कितना बुरा लगता है मुझे ये कहते हुए। हम सिर्फ दिखाने के चक्कर में ये सब करने शुरू हो जाते हैं। यार खुद को कभी पूछो ये आंसर्स, खुद को क्वेश्चन करो, जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या सिर्फ दिखावा है? आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर जॉब चली गई, भगवान न करे किसी की जॉब चली गई, पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ विदाउट एनी सेविंग, विदाउट एनी इमरजेंसी बैकअप्स, जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब दो चीज़ें हैं, या तो आप वो उस इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालोगे अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, जिसमें से सेम चीज़ हो गया, ना आपको इंटरेस्ट मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट से, और आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। कुछ एक परसेंटेज रहता है हर एक म्यूचुअल फंड्स का। वो पैसे आपने निकाल लिए अपने घर के खर्चे चलाने के लिए, इनकेस किसी का जॉब चला गया तो,
और दूसरा ये चीज़ है, आपको और भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप दोस्तों से उधार लेंगे या बैंक से उधार लेंगे, किसी ना किसी से उधार लेंगे। और उधार क्यों लेता है इंसान? जब उसके पास सेविंग नहीं होता है, जब उसके पास इमरजेंसी बैकअप नहीं होता है, जब वो हर चीज़ इंटरेस्ट रेट और हायर रेट ऑफ रिटर्न्स और आज पैसा डबल हो जाएगा, कल पैसा डबल हो जाएगा, इस थ्योरी से चलता है। सेविंग में आपको डबल होने की ज़रूरत नहीं थी ना, सिर्फ सिक्योरिटी रखना था, अपने आप को सिक्योर करना था, अपनी फैमिली को सिक्योर करना था, अपने मंथली एक्सपेंसेस को सिक्योर करना था। सेविंग होता तो ये सिचुएशन नहीं आता। दोस्तों से उधार लेते हैं और उसके बाद वहाँ डेट ट्रैप में फिर फंस जाते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म डेट ट्रैप हो जाता है। इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए अननेसेसरी बर्डन्स, अननेसेसरी टेंशन्स लेने की बजाय सेव करना शुरू कर दो बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम सेविंग करें तो किस हिसाब से सेविंग करें, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितना परसेंटेज हमें सेव करना है, कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंटेज हमें सिक्योरिटी पे रखना है, इमरजेंसी फंड्स पे रखना है। तो इस पर मैं एक छोटा सा आपको हिंट, एक छोटा सा आपको टिप और ट्रिक दे देता हूँ कि हम सेविंग करेंगे तो सबसे पहले जो भी आपकी सैलरी आती है, सबसे पहले 20% उसको कैलकुलेट करो और उसको सेविंग के नाम पर साइड में कर दो। उसके बाद जाके हम अपना एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें देखते हैं। आंख बंद करके 20% आपको साइड में रखना ही पड़ेगा। अगर आपके पास सेविंग नहीं है, आंख बंद करके 20% सेविंग पे हटा दो। वो सैलरी आपका था ही नहीं, वो पैसा आपका था ही नहीं, यही सोचो। अगर हर महीने सैलरी आती है, सैलरी अकाउंट पे आती है, आप एक काम करो, क्योंकि सैलरी अकाउंट पे अगर 50,000 सैलरी है किसी की, वो सैलरी आती है तो खर्चे होते रहते हैं, ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है, ईएमआई चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। आप एक दूसरा अकाउंट खोलो, किसी दूसरे बैंक में खोलो, या उसी बैंक में कोई दूसरा अकाउंट खोलो, इंटरलिंक मत करो। दूसरे बैंक में एक अकाउंट खोलो और अपना जो सैलरी अकाउंट है उसमें एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप बैंक में भी जाके कर सकते हो, पर आजकल बैंक में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन से या वेबसाइट से कर सकते हो बैंक के। वहाँ पर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डाल दो कि मेरा हर महीने पैसे आने पर 20% ऑफ द सैलरी शुड डायरेक्टली गो टू माई अदर बैंक। वो क्या होगा, जैसे ही पैसा आपका गिरेगा आपके सैलरी अकाउंट में, जैसे ही पैसा आपके सैलरी अकाउंट में गिरेगा, वो ऑटोमेटिकली 20% डिडक्ट कर लेगा और उसे अपने सेविंग अकाउंट में जो आपने दूसरे बैंक में बनाया हुआ है वहाँ पर डाल देगा। तो इससे क्या होगा, आपको उतना पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसा डिडक्ट हो गया, कब डिडक्ट हो गया। ये एक रूटीन बन जाएगा हर महीने के लिए। आप सेविंग करने के लिए आप इनिशियली 20% से शुरू करो, उसके बाद आप ट्रैक करो अपना एक्सपेंसेस, जिसे हम बजटिंग बोलते हैं। आप जब तक अपना एक्सपेंसेस ट्रैक नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना इमरजेंसी फंड में रखना है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप एक बजटिंग करो। बजटिंग क्या होता है, दिन में जो भी एक्सपेंस होता है वो आप लिखते जाओ और महीने के एंड में देखो कि कैसा। इनिशियली अगर आपने बजटिंग नहीं किया है, आपको पता होगा कि आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस कैसे रहते हैं, उनको एक शीट पे लिखना शुरू कर दो। अगर एक्सेल पे लिखते हो तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। अगर पेन और पेपर से लिखते हो वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महीने के एंड में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ पर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, कहाँ पर बेकार के एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं थी। 4 बार चले गए रेस्टोरेंट दोस्तों के साथ खाने के लिए, 4 नहीं तो 2 बार जा सकते थे, पर वो भी एक अननेसेसरी एक्सपेंस हो गया जस्ट टू मेक एन एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट, है ना। तो बजटिंग करो और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, तो आपको शायद ये पता चले कि आप जो मंथली सेविंग 20% कर रहे हैं अपनी सैलरी के, बजट करके अपना एक्सपेंस ट्रैक करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि शायद ये 25% हो सकता है। तो अगर आपको पता चल गया कि 25% हो सकता है, देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन। यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि मैं 25% ही अपने सेविंग में डालूंगा। फिर से अपने बैंक में ऑटोमेशन डाल दो कि 25% ऑफ द सैलरी शुड गो इन द नेक्स्ट बैंक जो आपने बनाया हुआ था, दैट इज सेविंग अकाउंट। आपको पता है कि सेविंग इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है, आपको इंटरेस्ट रेट, डबल द मनी, 5 साल में डबल हो जाएगा, 10 साल में डबल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें पहले छोड़ दो। पहले अपना फाउंडेशन बनाना शुरू करो। सेविंग आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखना है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, हर महीने एसआईपी करोगे 5,000 10,000 के, वैसे ही हर महीना आप पहले सेविंग में डालो जब तक आपका सारा रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं हो जाता, नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स का खर्चा पूरा नहीं हो जाता। तो इससे क्या होगा, ये आपको डिसिप्लिन लाएगा कि हाँ, अगले 6 महीने में मुझे 5,000 10,000 15,000 जो भी आपके हिसाब से 20% ऑफ योर सैलरी होता है, जो भी आपके हिसाब से होता है, वो आपको एक डिसिप्लिन हो जाएगा कि हर महीने ये कटेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट कटेगा ही कटेगा। तो आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे वहाँ पर भी हर महीने कटेगा, तो आपको उतना पेन नहीं होगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा है
ये पैसे मेरे हाथ में नहीं है खर्च करने के लिए। तो आपको एक डिसिप्लिन में ये लाएगा, आपको एक हैबिट में लाएगा कि हर महीने पैसे उसके बाद सेविंग आपको किस चीज़ में हेल्प करेगी? सेविंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करेगी, टू मेक बेटर डिसीजंस, टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टू बी फ्लेक्सिबल, टू बी रेजिलियंट। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आज मेरे पास 1 लाख रुपया है सेविंग, जो मेरे 7-8 महीने का खर्चा निकाल सके, तो क्या मैं जॉब में डर डर के काम करूंगा? अगर मैं डर के काम करूंगा तो मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा प्रॉपरली। तो जॉब में मैं आराम से बिंदास काम कर सकता हूँ। अगर मुझे पता है कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उसमें मैं इमीडिएट एक्शंस ले सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस। मुझे किसी से पैसे उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ आ जाएगा? अगर मुझे पता है कि हाँ मेरे पास सेव्ड अमाउंट है, मेरे फैमिली को चलाने के लिए पैसे हैं, तो मैं दूसरे सोर्स ऑफ इनकम को भी एक्सप्लोर करूंगा कि कहाँ पर मैं अपस्केल कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं खर्चे कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं खर्चे नहीं कर सकता हूँ। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद के डिसीजंस खुद लोगे, आप किसी कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपको किसी का चेहरा देखना नहीं पड़ेगा कि वो पैसा देगा तो ये मेरा काम होगा, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम कैसे आप करोगे। तो दोस्तों, ओवरऑल मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इन्वेस्टमेंट 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 हर जगह सोचते हैं, हर जगह सुनते हैं, आजकल दिमाग पागल हो गया है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ही वीडियोस आते हैं, इन्वेस्टमेंट के ही इन्फॉर्मेशन आते हैं, लोग कॉल करते हैं। ये सारी चीज़ें सही है अपनी जगह पे, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज़ 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 सेविंग करना शुरू कर दो। छोटे अमाउंट से ही सही, पर सेव करना शुरू करो। आप जब सेव करना शुरू करोगे ना, आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आएंगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो, आप हर चीज़ अपने मुताबिक कर सकते हो। आपको क्विकली इसको रैप अप करते हैं और समराइज़ करते हैं कि सेविंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने बजट्स को देखिए, अपने मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए। अपने मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के बाद उसमें से आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा बेकार का खर्चा है और कौन सा एक्चुअल में ज़रूरती खर्चा है। घर का बिल, इमरजेंसी फंड्स, दीज आर ऑल एक्चुअल नीड्स। ये सारी चीज़ें आप ट्रैक करना शुरू करें। दूसरी चीज़, जैसे ही सैलरी आता है उसको ऑटोमेशन पे डाल दें कि 25% मेरा सैलरी डायरेक्टली चला जाएगा सेविंग अकाउंट में, जो मैंने दूसरे बैंक अकाउंट में बनाया है, ताकि मेरे एप्लीकेशन को जब भी मैं खोलूँ, जो मेरा सैलरीड अकाउंट का जो मेरा सैलरी बैंक अकाउंट है, उसको जब भी मैं वेबसाइट खोलूँ तो मेरा अकाउंट में पैसे कम दिखे। क्यों? क्योंकि वो डिडक्ट होकर मेरे दूसरे अकाउंट में चला गया है और उस अकाउंट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट इट गो फॉर 6-7 मंथ्स, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता रहेगा कि 50,000 में से 15,000 डिडक्ट है, ये मेरे पैसे है ही नहीं है। दूसरी चीज़ है, सिर्फ नौकरी करने से या ऑटोमेट कर देने से या 20% किसी ने कहा और 20% सेविंग करने से आप एक बड़ा कॉर्पस जमा नहीं कर सकते हो। इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम, हेल लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत सेक्रीफाइसेस चाहिए ये 20% जमा करने के लिए। तो आप अपने आप को एजुकेट करना शुरू कर दीजिए कि पैसे के मामले में मुझे क्या सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या करना है। सिर्फ कोई बोल रहा है कर देंगे उस हिसाब से नहीं, ये आपका पर्सनल फिनांस है, ये आपका खुद का मेहनत का पैसा है। किसी के बोलने पर इन्वेस्ट मत कर दीजिए, किसी के बोलने पर घर मत खरीद लीजिए, किसी के बोलने पर लैंड मत खरीद लीजिए। ये सारे आपके मेहनत के पैसे हैं। अगर आप खर्च कर रहे हो सो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी 100%। आप किसी और की तरफ चेहरा उठा के नहीं दे सकते कि यार इस महीने का ईएमआई का पेमेंट करना है, पैसे दे दे, मैं नेक्स्ट महीने दे दूंगा। हो सकता है आप नेक्स्ट महीने दे ही दोगे, पर वो परिस्थिति, वो सिचुएशन लाना ही क्यों है? क्योंकि एक बार वो सिचुएशन आ जाता है, आप अपने आप को अडेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैनेज हो जाएगा, मैं कहीं ना कहीं से लेके पैसा उधार से चुका दूंगा। ये हैबिट बिल्डअप मत करो। तो ये सारी चीज़ें बिल्डअप नहीं करने के लिए आपको सबसे पहले खुद का एजुकेशन करना पड़ेगा। सिर्फ नौकरी करने से नहीं होगा, आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए, क्या करने से कैसे मुझे पैसे बनेंगे, या सेविंग करूं तो एटलीस्ट मैं कितने महीनों तक रिलैक्स रह सकता हूं, मैं अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकता हूं, कैसे अपने आप को अपस्किल कर सकता हूं, इसी कंपनी में रह के कैसे प्रमोशन बढ़ा सकता हूं, प्रमोशन बढ़ी तो मेरी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो मेरे पास कैपेबिलिटी होगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारा साइकिल लूप आपको समझना ही पड़ेगा। सिर्फ बैठे बैठे ये सोचना कि मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ, यू नीड टू टेक एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, छोटा से ही स्टार्ट करो, छोटा से ही स्टार्ट करो, जितना आपको लगता है उतना से स्टार्ट करो, पर एटलीस्ट स्टार्ट करो। नॉट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट सेविंग फर्स्ट। इन्वेस्टमेंट के बारे में दूसरे वीडियोज़ में बात करते हैं कि क्या होता है। जितना भी मेरे पास नॉलेज है या जितना भी मैंने सीखा है अपने लाइफ में, मैं वो ज़रूर शेयर करूंगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि सेविंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इन्वेस्टमेंट। सो आई होप
कि आपको इस वीडियो से कुछ कुछ आइडिया मिला होगा। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको सिर्फ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। एंड मैं कोशिश करूँगा नए वीडियोस में अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करूँ और जो भी मैंने सीखा है और पॉजिटिव एस्पेक्ट शेयर करने की कोशिश करूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपका दोस्त आशीष।